नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 21 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, 2 हिंदू के और 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया की टेक्सटाइल स्टोरी से संबंधित। इस प्रकार से इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के लिए यूजफुल हो। दूसरा आर्टिकल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्री प्लांटेशन से संबंधित, क्या गलती हम करते हैं और ट्री प्लांटेशन में क्या गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए। तीसरा छोटा सा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का इंडिया जापान रिलेशनशिप से संबंधित। एक सेकंड रुकिए, हाँ ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। बांग्लादेश ओवरटुक इंडिया इन एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन द पास्ट डेकेड। पिछले 10 सालों में बांग्लादेश ने इंडिया को पीछे छोड़ दिया है टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के मामले में। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो पीछे क्यों रह रही है? क्या स्टेप्स आप सजेस्ट करोगे इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए? 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। कोट है आज का, जब देखो इंडिया की स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ लिखना हो ना, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे देशों में मैं एज ए टूरिस्ट जा सकता हूं, बट इंडिया में मैं आया हूं एज ए पिलग्रिम। समझ रहे हो? तो इंडिया में कितना ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म है, उस संदर्भ में उन्होंने ये बात बोली थी, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल साउथ एशिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इंट्रोडक्शन में आर्टिकल में कहा जाता है ग्लोबल टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग मार्केट के मामले में साउथ एशिया जो है वो एक बहुत बड़े प्लेयर के रूप में इमर्ज हुआ है। बांग्लादेश जो कि आज़ाद हुआ 1971 में, बांग्लादेश ने इस लीग को ज्वाइन किया 1980s में। बांग्लादेश ने अपने देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी को काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित उनकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी काफ़ी अच्छी थी। इसके साथ साथ रॉ मटेरियल पर जीरो ड्यूटी लगाई, ताकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है ना, उसके इंपोर्ट पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा ना देने पड़े और सस्ता प्रोडक्शन हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। कैपिटल मशीनरी में भी इन्वेस्ट किया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ना बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, तो विभिन्न जो मैन्युफैक्चरर हैं उन मशीनों को परचेज कर सकें, इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने सब्सिडी प्रोवाइड की। और सबसे लास्ट में एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, मतलब कि जहाँ जहाँ ये कपड़ा बिकता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ में अच्छे एग्रीमेंट साइन किए ताकि बांग्लादेश का जो कपड़ा है वो उन देशों में पहुँचे। इन सब स्टेप्स की बदौलत आज सिचुएशन ये आ गई है कि पिछले 10 सालों में बांग्लादेश से टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है ना, वो इंडिया से भी ज़्यादा है। एक रीज़न ये भी है, वैसे इंडिया में लेबर कॉस्ट ज़्यादा है, बांग्लादेश में लेबर सस्ती मिल जाती है, वहाँ पे वेजेस कम देने पड़ते हैं, तो इस वजह से प्रोडक्शन सस्ती हो जाती है। और प्रोडक्शन सस्ती हो गई तो जाहिर तौर पर सस्ता माल तो ज़्यादा बिकेगा ना, अगर सेम क्वालिटी का हो तो। इन सभी पॉइंट्स का अगर एसेंस निकालें तो हम बोल सकते हैं लो प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन में खर्चा कम, और वेस्टर्न बायर्स के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये 2 मेन चीजें हैं जिन्होंने बांग्लादेश को काफी फायदा पहुंचाया है। और आज टेक्सटाइल के डोमेन में बांग्लादेश जो है वो 30वें नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और इंडिया का क्या स्थान है? 5वां। यही फैक्ट, इस प्रकार के फैक्ट यूपीएससी पूछ लेती है कि टेक्सटाइल के मामले में क्या इंडिया एक्सपोर्ट में नंबर 1 है? नहीं, 5वें नंबर पे है। वैसे देखो, जो ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट है ना, उसकी वैल्यूएशन है $840 बिलियन, और इसमें इंडिया का शेयर है 4%। जैसा हमने डिस्कस किया, 5वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान ने ना पिछले कुछ समय में रेडीमेड गारमेंट्स में काफ़ी प्रोग्रेस की है। जो टेक्सटाइल है ना, सीधा कपड़ा, उसमें तो इंडिया की प्रेजेंस पहले से थी, लेकिन कपड़े का इस्तेमाल करके फाइनल प्रोडक्ट को बनाना, इसमें इंडिया और पाकिस्तान ने पिछले कुछ समय में अपनी जो प्रेजेंस है वो रजिस्टर की है। यानी अब इस दिशा में भी इंडिया और पाकिस्तान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो, आगे आगे ना चैलेंजेस इंक्रीज होने वाले हैं। जैसे 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आ रही है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ट्रेंड्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। पूरा कपड़े को तैयार करने की जो पूरी प्रोसेस है ना, इसमें अब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होने लगा है, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग। अब जैसे जैसे इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल बढ़ेगा ना, इसके फायदे नुकसान दोनों होंगे। अगर देखो पहले नुकसान की बात करें तो जाहिर तौर पर बड़ी जो फर्म्स हैं वो तो देखो ये सब टेक्नोलॉजीज अडोप्ट कर लेंगे आसानी से, लेकिन
टेक्सटाइल सेक्टर में जो छोटी छोटी फर्म्स हैं ना, वो इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। दूसरा, काफ़ी सारा जॉब लॉस होगा, रोबोटिक ऑटोमेशन का इस्तेमाल होगा, तो फिर कम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है, बहुत लोगों को हमारे देश में रोजगार प्रोवाइड करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, अगर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये मेन नुकसान होंगे। अगर आप फायदों की बात करें, देखो इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से प्रोडक्शन हो सकेगा। इन टेक्नोलॉजीज की सहायता से नए नए डिज़ाइन भी निकल के आएंगे, तो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में भी डाइवर्सिटी आएगी। नेक्स्ट फायदा ये है, कॉस्ट कटिंग आएगी। एक बार देखो अच्छे से इन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट कर लिया गया ना प्रोडक्शन में, तो कॉस्ट कटिंग काफ़ी हो सकती है। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना काफ़ी सस्ता हो सकता है इन कंपनीज के लिए। अब बात करते हैं सजेशंस की, करना क्या चाहिए। देखो आज का जो समय है ना, पहले सीजनल फैशन हुआ करता था, जैसे हाँ पता है गर्मियाँ आ गई तो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह चलेंगी। उसके बाद आ गया फास्ट फैशन। फास्ट फैशन मतलब एकदम से कोई मूवी आई, मूवी में देखा कि जो एक्टर है वो इस प्रकार के कपड़े पहन रहा है, तो एक होड़ मच जाती है टेक्सटाइल कंपनीज के बीच में कि जल्द से जल्द वो कपड़े जो हीरो ने नई फिल्म में पहने हैं ना, वो स्टोर्स में आने चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उनके स्टोर में आए वो कपड़े परचेज करने के लिए। इसे बोलते हैं फास्ट फैशन। इसके बाद है एक्यूरेट फैशन। एक्यूरेट फैशन की कहीं मुझे डेफिनेशन तो नहीं मिली, लेकिन ऐसा जैसे अनुमान है, एक्यूरेट फैशन का मतलब टाइमली फैशन या फिर बिल्कुल ठीक फैशन, साइज पता नहीं क्या, मतलब मैंने सोचा इसके बारे में, कोई एग्जैक्टली डेफिनेशन मिली नहीं, लेकिन ये लाइन है, कभी आप इस्तेमाल कर सकते हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से संबंधित कुछ लिखना हो कि आज की जो मार्केट है ना वो सीजनल फैशन से मूव की, फिर फास्ट फैशन की तरफ आई और अब एक्यूरेट फैशन की तरफ आ चुकी है। अब एक्यूरेट फैशन का क्या मतलब है, मैंने तो ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं, आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो इसका क्या मतलब हो सकता है। हम वैसे सजेशंस डिस्कस कर रहे थे कि क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में। देखो पहले तो हम ये बात करते हैं इंडिया ने किया क्या है। इंडिया ने देखो ये सब स्टेप्स उठाए हैं या फिर उठाने का प्लान है देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। जैसे $1.4 बिलियन सरकार खर्च करने वाली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इन वन टेक्सटाइल पार्क, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी और ट्रेड करना आसान होगा। टैक्स रिबेट्स इंडिया ने एक्सटेंड की हैं टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पर 2024 तक। गोल ये है इंडिया के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया से आगे निकल गया है। और पॉलिसी स्टेबिलिटी, मतलब एक सर्टेन पॉलिसी होनी चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आए और जो हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी सरकार की पॉलिसीज के हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा लेबर लॉ रिफॉर्म्स आए हैं, कुछ एडिशनल इंसेंटिव दिए गए हैं, इनकम टैक्स रिलैक्सेशन, ड्यूटी रिडक्शन फॉर मैन मेड फाइबर, ये सब काम सरकार की तरफ से किए गए हैं। और पहले एक स्कीम भी चलाई गई थी, उस स्कीम का नाम है टेक्निकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम। ये कॉटन और टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए थी। अब लास्ट में फिर से आते हैं क्या किया जा सकता है। सबसे पहले देखो इंडिया ना अभी कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है एक्सपोर्ट के लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे मैन मेड फाइबर है। मैन मेड फाइबर के अंदर भी दो तरह के फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर, तो उन पे इंडिया फोकस कर सकता है। प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन भी आएगा अगर इंडिया बाकी प्रोडक्ट्स पर भी फोकस करता है। और अभी ना इंडिया एक गलती ये करता है, सिर्फ जो बड़ी बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है ना उन पे फोकस करता है, जबकि और भी काफ़ी सारी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उनको भी इंडिया को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वही बात, अडेप्टेबिलिटी इन मीटिंग द डिमांड्स ऑफ मैन मेड टेक्सटाइल, जिसकी मैंने बात की थी अभी। मैन मेड फाइबर के अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं, सिंथेटिक फाइबर और रीजनरेटेड फाइबर, उन पर भी इंडिया को फोकस करना चाहिए। सिर्फ जो नेचुरल टेक्सटाइल है ना जैसे कॉटन, सिल्क, सिर्फ इन पे इंडिया को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, सस्टेनेबल प्रोडक्शन जैसे क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल, ये भी कुछ ज़रूरी चेंजेस हैं जो आने चाहिए साउथ एशिया की टेक्सटाइल
इंडस्ट्री में। यहाँ पे ये पॉइंट्स ना जनरल है, साउथ एशिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में है, लेकिन मैं फोकस कर रहा हूँ इंडिया पे, क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना, या तो कंपैरिजन पे आएगा कि बांग्लादेश इंडिया से आगे क्यों बढ़ गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। वो पॉइंट्स हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिए कि बांग्लादेश ने क्या अच्छा किया कि बांग्लादेश इंडिया से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में आगे बढ़ गया। या फिर जनरल क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आप बताइए। कोई भी क्वेश्चन आए आप इस आर्टिकल की सहायता से उसको टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ लेबर फोर्स, क्योंकि देखो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो लेबर फोर्स को अच्छे से नई नई स्किल्स प्रोवाइड करना जरूरी है। लास्ट में गवर्नमेंट को भी प्रोएक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिक्विडिटी में इंसेंटिवाइज करना होगा टेक्सटाइल कंपनीज को, ताकि इंडिया और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया टेक्सटाइल से संबंधित। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्री प्लांटेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो कंटेक्स्ट ये है, आज 21 मार्च है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है कि फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। इस दिन कंट्रीज़ को एनकरेज किया जाता है कि आप ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट किया जा सके, ग्रीन कवर इंक्रीज हो, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके और क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। पिछले कई सारे दशकों में भारत सरकार ने भी बहुत प्रयास किए हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं ताकि ट्री प्लांट करके देश का जो ग्रीन कवर है इसे इंक्रीज किया जा सके। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड के थ्रू एक एम्बिशियस प्लान लॉन्च किया, जिसके तहत 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे 13 मेजर रिवर्स को रिजुवनेट करने के लिए। और कैसे की जाएंगी, इन रिवर्स के आसपास पेड़ उगाए जाएंगे ताकि ये रिवर्स जो हैं इनका पूर्णोद्धार हो सके, यानी रिजुवनेट कर सकें, फिर से युवा अवस्था में आ सकें ये रिवर्स। उम्मीद ये है गवर्नमेंट के अनुसार, गवर्नमेंट ने जो प्लान बनाया है इससे देश में इन रिवर्स के आसपास 7,417 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन राइटर क्वेश्चंस रेज करते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट से वास्तव में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होगा? क्या फॉरेस्ट को क्रिएट किया जा सकता है एफोरेस्टेशन की सहायता से, यानी पेड़ उगा के? देखो राइटर का तो आंसर्स नेगेटिव में है। वो बोलते हैं देखो फॉरेस्ट जो है ना वो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, कई सारे सालों में डेवलप होता है फॉरेस्ट। इसमें इन सभी फैक्टर्स का रोल होता है, जैसे बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वाटर, सोइल, इन्वायरमेंट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट को फॉरेस्ट बनाने में। अगर देखो इन सभी फैक्टर्स ने अपना रोल ठीक से नहीं प्ले किया ना, तो पेड़ तो उग जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हरा हरा भी दिखने लगेगा, लेकिन वो कभी फॉरेस्ट नहीं बन सकेगा। फॉरेस्ट और ग्रीन कवर में डिफरेंस है। अक्सर ये बोला जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाओ, वो पेड़ कार्बन स्टोर करेंगे और पोल्यूशन कम होगा। देखो ये बात तो सच है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, ये बातें तो इन्वेसिव स्पीसीज के लिए भी सच हैं और नॉन इन्वेसिव स्पीसीज के लिए भी। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है, अब बाहर का साउथ अमेरिका का कोई पेड़ यहाँ पे उगाया जाता है, अब हरा तो वो भी है पेड़, लेकिन वो पेड़ इतना तेजी से इंक्रीज होता है, इतना तेजी से अब उनकी संख्या इंक्रीज होती है कि पूरा जो फॉरेस्ट है वो उसी पेड़ से भर जाएगा। तो ऑलरेडी जो स्पीसीज थी वो तो डिस्ट्रॉय हो गई ना, उन ऑलरेडी जो पेड़ की स्पीसीज थी वहां पे, उसकी वजह से लोकल जो जानवर रहते थे वो भी अब लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनका तो हैबिटेट छिन गया ना। एग्जाम्पल दिया जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। ये किसी टाइम में इसको इंडिया का नेशनल बर्ड नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आज लुप्त होने की कगार पर है। आज सिर्फ 200 रह गई है इनकी संख्या। एक मेजर रीजन पता है क्या इनके लुप्त होने का? मेजर रीजन ये है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो खत्म हो रहा है। वहां नेचुरल हैबिटेट में जैसे ग्रासलैंड्स हैं, वहां पे पेड़ उगाए जा रहे हैं, तो वहां पे पेड़ उगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, रानी बेनूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सेंट्रल कर्नाटक में, यहां पर भी यही दिक्कत आई। अनसाइंटिफिक ढंग से सोचा गया, ग्रासलैंड्स थे लेकिन पेड़ उगा दिए गए। नेचुरली वहां पे ग्रासलैंड ही होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल है जया मंगाली कंजर्वेशन रिजर्व, यह भी कर्नाटक में है। यहां पे भी देखो पहले ग्रासलैंड थे,
यहाँ पे पहले भेड़िए हुआ करते थे, लेकिन पेड़ उगा दिए गए। पेड़ उगाने के बाद में यहाँ पे लियोपर्ड्स आ गए। इस वजह से पहले जो स्पीसीज रहा करते थे वो धीरे धीरे लुप्त होने स्टार्ट हो गए। तो राइटर का मेन पॉइंट ये है कि भैया पेड़ तो उगाओ आप, लेकिन वो सारी चीज़ों पर भी तो ध्यान दो। कौन सा पेड़ उगा रहे हो, कहाँ पर उगा रहे हो, कितनी संख्या में उगा रहे हो। सिर्फ पेड़ उगा दो से काम नहीं चलेगा। जैसे देखो, यूं बोला जाता है नीम, पीपल, बानियान, अंजन, ये तो है नेटिव स्पीसीज इंडिया की, इनको तो कहीं पर भी उगा दो। ये बात सच नहीं है। पूरे इंडिया की ये नेटिव स्पीसीज नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादातर एरियाज की नेटिव स्पीसीज हों, बट देखो कई कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे इन पेड़ों को उगाया जाएगा तो लोकल जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये बातें इग्नोर कर दी जाती हैं। देखो, अर्बन एरियाज में तो आप कुछ भी उगा दो। अर्बन एरियाज में पेड़ उगाने का मकसद कुछ अलग होता है, लेकिन रूरल एरियाज में जहां ऑलरेडी कोई स्पीसीज है वहां पे इनको आप उगाओगे तो लोकल इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचेगा ही। तो राइटर बोलते हैं, देखो पेड़ उगाना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बल्कि पेड़ तो उगाने ही चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान ये दो, लोकल बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से आप प्लांटिंग एक्टिविटीज कैरी आउट करो। आप थोड़ा सा ना नेटिव वेजिटेशन को समझ लो कि यहां पे मूल रूप से कौन सी वेजिटेशन है। जैसे एक फेमस कहावत है, रूल ऑफ थंब इन द ट्री प्लांटिंग वर्ल्ड, राइट ट्री को उगाओ, सही पेड़ को सही जगह पे और सही रीजन के लिए आप उगाओ, और बाद में जो ट्री प्लांटिंग की आउटपुट है ना उसे भी समय समय पर मॉनिटर करते रहो, एग्जामिन करते रहो। जैसे एक टेक्निक है असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन। असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन है ये एक्टिव प्लांटिंग का और पैसिव रिस्टोरेशन का। मतलब कि नेचुरली कई बार ना ट्रीज को उगने में दिक्कतें आती हैं, बैरियर्स होते हैं, जैसे सॉइल इरोजन हो गया, तो उन नेचुरली बैरियर्स को भी दूर किया जाता है, और जहां पे आवश्यकता हो तो एक्टिवली ट्री को प्लांट भी किया जाता है। तो असिस्टेड नेचुरल रीजनरेशन अगर यूपीएससी पूछ ले पेपर 3 में, तो ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, एक्टिव प्लांटिंग प्लस में पैसिव रिस्टोरेशन। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो सरकार ना थोड़ा ना ठीक से सोच नहीं पाती। अब सरकार चाहती है कि फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो, उसके लिए सरकार इतना इतना पैसा एलोकेट कर देती है, जैसे 19,000 करोड़ 13 मेजर रिवर्स के आसपास ट्रीज को उगाने के लिए एलोकेट कर दिया। लेकिन ऑलरेडी जो पेड़ हैं उनको कंजर्व करने पर सरकार नहीं देती, ध्यान नहीं दे रही। ऑलरेडी जो फॉरेस्ट कवर है आप उसे ही बचा लो यार। 2018 से 2021 के बीच में जो पैसा एलोकेट होता है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, उसे सरकार ने 47% कम कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ ना, जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको तो हम डिग्रेड होने दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और नया पेड़ उगाने पे हम फोकस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी सेंसिबल एक्ट नहीं है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने ट्री प्लांटेशन से संबंधित पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इसके बाद आज नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडिया जापान रिलेशनशिप से संबंधित है। क्या कंटेक्स्ट है, देखो जापान के जो प्रधानमंत्री हैं अभी फिलहाल भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। इंडिया और जापान के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इंडिया और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए 70 साल पूरे हो चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं इंडिया और जापान की स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का। आज देखो जो मेट्रो सिस्टम जैसे दिल्ली में जो बिल्ड किया गया है, ये जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस की सहायता से डेवलप किया गया। जापानीज कंपनीज की जो कारें हैं आज भारत की गलियों में दौड़ रही हैं, और हाई स्पीड रेल पर भी काम चल रहा है जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी, यानी बुलेट ट्रेन। तो ये सबूत है इंडिया और जापान की सब मजबूत होती। देखो इंडिया और जापान की रिलेशनशिप में ना बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। कॉम्प्लीमेंट्रीज जैसे इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो इंडिया के पक्ष में है, मतलब यंग पॉपुलेशन का साइज इंडिया का बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ जापान में जो एवरेज एज है ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। बोला जाता है जापान की पॉपुलेशन काफ़ी बूढ़ी है। तो कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। जापान के पास पैसा है, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने की क्षमता है क्योंकि लेबर यहाँ पे सस्ती है। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास स्किल्स हैं। ऐसे ऐसी काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं इंडिया और जापान की इकोनॉमी में। चाइना को लेकर जापान और इंडिया की सोच मिलती है। दोनों को लगता है कि चाइना जो है वो एग्रेसिव होता जा रहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, वैसी फीलिंग इंडिया और जापान के बीच है। चाइना को काउंटर करने के लिए दोनों देश क्वाड में भी शामिल हैं। दोनों देशों में डेमोक्रेसी है तो वैल्यूज भी सेम हैं। इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन होना चाहिए, प्रोस्पर होना चाहिए, इसको लेकर भी दोनों देशों की जो सोच है वो सेम है।
बट देखो थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं, और वो ज़रूरी भी हैं नेशनल इंटरेस्ट को देखें अगर तो। जैसे यूक्रेन का आप इशू लीजिए, यूक्रेन के इशू पर जापान जो है वो पूरी तरह से यूएसए के साथ है, और वैसे कायदे से देखें तो इंडो पैसिफिक रीजन में भी यही स्टैंड है जापान का कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए, कोई यूनिलेटरली दूसरे के ऊपर अटैक ना करे, फोर्स का इस्तेमाल ना करे। इंडो पैसिफिक रीजन में निशाना चाइना पर होता है, और अभी यूक्रेन रशिया वार में निशाना रशिया पर है, क्योंकि रशिया ने एकदम से यूनिलेटरली चीज़ों को चेंज करने की कोशिश की यूक्रेन के ऊपर फोर्सफुली अटैक करके। तो जापान ने तो देखो सीधा सीधा रशिया को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इंडिया सीधा सीधा रशिया को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता पूरी तरह से, क्योंकि रशिया के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस है। हमने काफ़ी बार ये चीज़ें डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो चैलेंज है इंडिया रशिया रिलेशनशिप में ट्रेड का है। देखो बेशक इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं इकोनॉमी में, बावजूद इसके अभी फिलहाल रशिया और चाइना के बीच में जितना ट्रेड हो रहा है ना, उतना ट्रेड इंडिया और जापान के बीच में नहीं हो रहा है। ये दिक्कत वाली बात है। लास्ट में वे फॉरवर्ड में ये कहा जा सकता है, कोविड के कारण तो देखो पीपल टू पीपल एक्सचेंज इतना नहीं हो उसका, लेकिन अभी इसे फिर से रिवाइव किया जाए। काफ़ी सारे एरियाज़ में कोऑपरेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है, जैसे सिक्योरिटी में कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। क्वाड में दोनों देश हैं ही, क्वाड को आगे कितना ले जाया जा सकेगा ये तो देखो फ्यूचर में पता लगेगा। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं अब इसे मिलिट्री ग्रुप बना दिया जाए अगर मजबूती से चाइना का सामना करना है, लेकिन इसमें इंडिया की रिलेक्टेंस है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं आर्टिकल में। तो ये सिर्फ देखो आर्टिकल के पॉइंट्स हैं, कॉम्प्रीहेंसिव तो ये पूरा आर्टिकल नहीं था। आगे मौका लगा तो हम इंडिया जापान के जो रिलेशन हैं वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस आर्टिकल में कुछ ही पॉइंट्स निकल के आते हैं। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।